चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे हम लोग रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता पे। तो रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता ये है क्या? कुछ ऐसे पदार्थ देखे गए जो स्वतः ही कुछ भेदी किरणें निकाल रहे थे। कुछ ऐसे पदार्थ देखे गए जो स्वतः ही कुछ भेदी किरणें निकाल रहे थे, जैसे अल्फा, बीटा, गामा किरणें निकाल रहे थे। अल्फा, बीटा, गामा किरणें निकाल रहे थे। इन किरणों को नाम दिया गया रेडियो सक्रिय किरणें। और इसी प्रकार इन किरणों को, क्योंकि इनकी खोज किसने की, तो हेनरी बैकुलर नामक वैज्ञानिक ने किया। किसने? रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज किसने की? रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज की हेनरी बैकुलर ने। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज किसने की? रेडियो सक्रिय पदार्थ की खोज हेनरी बैकुलर नामक वैज्ञानिक ने की। इन्होंने देखा कि कुछ ऐसे पदार्थ थे जो स्वतः ही कुछ भेदी किरणें निकाल रहे थे, जैसे अल्फा, बीटा, गामा। और इन किरणों को भी, अल्फा, बीटा, गामा किरणों को क्या कहा जाता है? बैकुलर किरण भी कहा जाता है। और रेडियो सक्रिय पदार्थ से अल्फा, बीटा, गामा किरणें निकलती हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थ की खोज किसने की? तो हेनरी बैकुलर ने की। इतना पॉइंट याद रखना। अब क्या हुआ, इसके बाद मैडम क्यूरी आई और मैडम क्यूरी इस पे कुछ और आधुनिक, इस पे और कुछ क्या हुआ कि बहुत सारी जानकारी दी प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में, इसलिए यानी कि आधुनिक समय में। तो क्या हुआ, इसका जो मात्रक हुआ, इसका मात्रक क्या रखा गया? इसका मात्रक यूनिट, मात्रक क्या रखा गया? क्यूरी रखा गया। क्या रखा गया भैया? क्यूरी रखा गया, क्यूरी। तो इसका मात्रक पूछा जाता है, रेडियो सक्रिय पदार्थ का मात्रक क्यूरी, क्योंकि आधुनिक समय में इन्होंने इस पे बहुत सारी जानकारी दी और बहुत सारी बातें बताई, जिसकी वजह से बैकुलर ना रख के इसका मात्रक क्या रखा गया? क्यूरी रखा गया। इसको पूछा जाता है किस में मापते हैं? तो गाइमेर काउंटर, गाइमेर मूलर काउंटर में मापते हैं। इसको किस में मापते हैं? जैसे हम लोग दूध को लीटर में मापते हैं, और जो आपका सामान वगैरह है, द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में मापते हैं। तो इसी प्रकार जो आपका रेडियो सक्रिय पदार्थ है, इसको किस में मापेंगे? गाइमेर मूलर काउंटर में, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? जीएम काउंटर। क्या बोलते हैं भैया? जीएम काउंटर। क्या बोलते हैं? जीएम काउंटर बोलते हैं। इतनी बातें आई समझ में। देखो, सबसे पहले कुछ ऐसे पदार्थ देखे गए जो स्वतः ही कुछ भेदी किरणें निकाल रहे थे, जैसे अल्फा, बीटा, गामा। रेडियो सक्रिय पदार्थ की खोज किसने की? हेनरी बैकुलर नामक वैज्ञानिक ने की। उसके बाद क्या हुआ, अल्फा, बीटा, गामा जो किरणें निकल रही थी, इन्हीं किरणों को हम लोग नाम क्या दिए? बैकुलर किरण भी इनको कहा जाता है। फिर मैडम क्यूरी आई आधुनिक समय में, इन्होंने बहुत सारी जानकारी दी, इसलिए इसका मात्रक जो रखा गया भैया, इसका मात्रक रखा गया क्यूरी रखा गया। अब पूछा जाता है कि इसको किस में मापते हैं? रेडियो सक्रिय पदार्थ को जीएम काउंटर में, यानी कि गाइमेर मूलर काउंटर में मापते हैं। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा करते हैं कि कोई भी पदार्थ रेडियो एक्टिव पदार्थ कब बन जाता है। कोई भी पदार्थ रेडियो एक्टिव पदार्थ कब बन जाता है, उसके पीछे कारण क्या है? तो भैया नाभिक का भारी होना। नाभिक का क्या भैया? भारी होना। नाभिक का भारी होना। जब नाभिक भारी हो जाएगा तो कोई भी पदार्थ रेडियो सक्रिय हो जाएगा। अब नाभिक देखो, नाभिक में क्या, कोई भी परमाणु होगा, उसके बाहरी कक्षा में क्या होगा? बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होगा। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होगा। न्यूट्रॉन सबसे, याद होगा मैंने बताया था, न्यूट्रॉन सबसे भारी होगा ना। तो अगर न्यूट्रॉन भारी होगा तो नाभिक भारी होगा। अगर नाभिक भारी है तो इसका मतलब न्यूट्रॉनों की क्या होगी? अधिकता। कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ कब बनता है? नाभिक के भारी होने के कारण। नाभिक भारी क्यों होता है? न्यूट्रॉन की अधिकता। न्यूट्रॉन की अधिकता। न्यूट्रॉन की अधिकता के कारण कोई भी नाभिक भारी कब होगा? न्यूट्रॉन की अधिकता के कारण। न्यूट्रॉन कितना अधिक होगा? प्रोटॉन से 1.5 गुना ज्यादा होगा। जब न्यूट्रॉन जो भारी होगा, न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन की संख्या से 1.5 गुना ज्यादा हो जाएगा, तो वहां पे वो नाभिक भारी हो जाएगा। वह पदार्थ रेडियो एक्टिव पदार्थ हो जाएगा। जैसे यूरेनियम 92 235, ये क्या है? रेडियो एक्टिव पदार्थ है। इससे क्या निकलती हैं? अल्फा, बीटा, गामा किरणें निकलती हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई।
फिर से देख लो, यहाँ पे मैंने बताया कि कुछ ऐसे जो आपके पदार्थ हैं जो स्वतः ही कुछ भेदी किरणें निकालते हैं, जैसे अल्फा बीटा गामा किरणें निकालते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज किसने की? हेनरी बैकलर नामक वैज्ञानिक ने की। रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज इन्होंने की, हेनरी बैकलर ने। और रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा बीटा गामा किरणें निकल रही थी, इसलिए अल्फा बीटा गामा किरणों को हम बैकलर किरण भी कहते हैं, इस नाम से जानते हैं। फिर मैडम क्यूरी आगे आई और इस पे आधुनिक समय में इन्होंने बहुत सारी जानकारी दी, जिसलिए जो इसका मात्रक रखा गया रेडियो सक्रिय का, रेडियो एक्टिव पदार्थ का, वो रखा गया क्यूरी रखा गया। अब जो आपका रेडियो सक्रिय पदार्थ है, इसको किस में मापते हैं? गाइमेर मूलर काउंटर में मापते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जीएम काउंटर बोलते हैं हम लोग। अब कोई भी पदार्थ रेडियो एक्टिव पदार्थ कब बन जाता है, क्यों बन जाता है, क्या कारण है उसके पीछे? तो नाभिक का भारी होना। अब नाभिक भारी क्यों होगा? न्यूट्रॉनों की अधिकता के कारण। नाभिक भारी कैसे होगा? न्यूट्रॉनों की अधिकता के कारण, क्योंकि नाभिक पे कोई चार्ज नहीं है, ऐसे बेचारा बैठा रहेगा बीच में, है ना, नाभिक में बीच में ऐसे न्यूट्रॉन बैठा रहेगा, और बैठे आदमी क्या हो जाते हैं? मोटे हो जाते हैं ना, तो मोटा हो जाता है, मोटा मतलब भारी हो जाता है, नाभिक क्या हो जाए? भारी। अब नाभिक भारी न्यूट्रॉन के कारण होगा, न्यूट्रॉन की अधिकता। न्यूट्रॉन की अधिकता कितनी होगी? न्यूट्रॉन की अधिकता प्रोटॉन से 1.5 गुना ज़्यादा जब हो जाएगा न्यूट्रॉन, तो वह नाभिक भारी हो जाएगा, और नाभिक भारी होगा तो वह बन जाएगा पदार्थ रेडियो एक्टिव पदार्थ बन जाएगा। फॉर एग्जांपल यूरेनियम 92-235 आपका इसका उदाहरण है। अब बात करते हैं अल्फा बीटा गामा किरणों पे, हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। चलो दोस्तों, इस पे बात करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे प्लस चार्ज, माइनस चार्ज है, प्लस चार्ज है। हमने बीच में एक रेडियो एक्टिव पदार्थ रख दिया। क्या रख दिया हमने? रेडियो एक्टिव पदार्थ रख दिया। अब रेडियो एक्टिव पदार्थ से कौन कौन सी किरणें निकलेंगी? अल्फा बीटा गामा। कौन सी? अल्फा बीटा गामा। अब अल्फा किरण निकली और निकल के यहाँ भाग गई इस साइड में, इसको हमने नाम दे दिया अल्फा। फिर यहाँ से बीटा किरण निकली, इधर प्लस के साइड भाग गई, बीटा किरण यहाँ पे बीटा हो गया, और एक किरण निकली जो सीधे यहाँ पे पहुंच गई, इसको हमने नाम दे दिया गामा किरण नाम दे दिया। ठीक है ना। रेडियो एक्टिव पदार्थ से 3 किरणें निकली, जो अल्फा किरण है वो निगेटिव की तरफ भाग गई, और जो आपका बीटा किरण है वो प्लस की तरफ भाग गई, और जो गामा किरण है वो सीधे भाग गई। अब इससे हमें क्या पता चला? अच्छा देखो, पॉजिटिव क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे की तरफ भागते हैं, है ना, अट्रैक्टिव होते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव होंगे। अब हमसे ये पता चला इससे भैया कि जो आपका अल्फा किरण है, ये अल्फा किरण निगेटिव की तरफ जा रहा है। अल्फा किरण निगेटिव की तरफ जा रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज कैसा होगा? प्लस होगा। ये निगेटिव की तरफ अट्रैक्टिव हो रहा है, निगेटिव की तरफ भाग रहा है, इसका मतलब इस पे चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तभी तो निगेटिव की तरफ भागेगा। अब बताओ मुझे, आप बताइए, यहाँ पे जो बीटा किरण है पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज कैसा होगा? इसके ऊपर चार्ज होगा निगेटिव, तभी ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है ना, निगेटिव चार्ज है तभी। अभी देखो, पॉजिटिव एक दूसरे से दूर भागेंगे, और पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे से पास आएंगे, यानी कि विपरीत चिन्ह वाले आकर्षण रहेंगे, समान चिन्ह वाले प्रतिकर्षण रहेंगे। अब देखो, अल्फा किरण जा रहा है पॉजिटिव की तरफ, इस पे चार्ज माइनस, आपका जो बीटा किरण माइनस चार्ज होगा, ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। अल्फा किरण जा रहा है निगेटिव की तरफ, इस पे चार्ज प्लस हो गया। अब जो ये गामा किरण है, ना तो पॉजिटिव की तरफ गया ना तो निगेटिव की तरफ गया, तो सीधे निकल गया। तो भैया इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, इसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। अल्फा अपना इधर जाएं, बीटा जाएं, इससे मतलब नहीं है, इसके पास कोई भी चार्ज नहीं, दुनियादारी से इससे मतलब नहीं है। अल्फा पे कोई चार्ज नहीं होगा, गामा पे कोई भी चार्ज नहीं होगा। अल्फा पे प्लस, बीटा पे माइनस, गामा पे कोई भी चार्ज नहीं होगा। इतनी बातें समझ आई। अब बात करते हैं अल्फा किरण पे, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, फिर हम लोग बीटा पे, फिर गामा पे, और फिर ये टॉपिक को करेंगे खत्म। अल्फा किरण की बात करते हैं, है ना। अल्फा किरण पे चार्ज तो पता है। अल्फा किरण की खोज किसने की? अल्फा किरण की खोज हेनरी बैकलर ने की। रेडियो एक्टिव पदार्थ की किसने खोज की? हेनरी बैकलर ने। अल्फा किरण की भी खोज हेनरी बैकलर ने ही की। अल्फा किरण पे बताओ चार्ज कैसा होगा? अल्फा किरण पे चार्ज कैसा होगा? अल्फा किरण पे चार्ज होगा पॉजिटिव। अल्फा किरण पे चार्ज कैसा होगा? कैसे पता चला? ये निगेटिव की तरफ भाग रहा है, इसका मतलब इस पे चार्ज पॉजिटिव है, तो अल्फा किरण पे चार्ज कैसा? पॉजिटिव चार्ज होगा। दूसरा, अल्फा जो किरण है, अल्फा किरण किसकी तरह व्यवहार करेगी? हीलियम के नाभिक की तरह। इसको बाद में बताएंगे आपको, यहाँ 2 होगा, यहाँ 4 होगा।
अल्फा किरण किसकी तरह व्यवहार करेगी? हीलियम के नाभिक की तरह व्यवहार करेगी। दूसरा आपको पॉइंट याद रखना है कि इसकी चाल, ये देखो, ये भारी होगा। सबसे भारी कौन होगा? सबसे भारी अल्फा किरण होगा, भारी होगा। क्या होगा? भारी। क्या होगा? भारी होगा। ये दिख रहा है ना यहाँ पे, देखो इस पे चार्ज, इसकी खोज, अल्फा किरण की खोज हेनरी बेकलर ने की। फिर बताओ एक किसकी तरह व्यवहार करेगा? ये व्यवहार करेगा हीलियम के नाभिक की तरह। इस पे चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। यह भारी होगा। अब भारी होगा, मोटे आदमी को देखे हो कभी दौड़ाओ, दौड़ पाएंगे नहीं ना, पतले आदमी दौड़ लेंगे। तो ये भारी होगा तो इसकी चाल कैसी होगी? चाल सबसे कम होगी। चाल क्या होगी? सबसे कम। चाल इसकी भैया क्या होगी? चाल सबसे कम होगी। इसकी चाल सबसे कम होगी। फिर से देखो, अब इतनी बातें आपको याद रखना है। इस पे, इसकी खोज हेनरी बेकलर ने की। इस पे चार्ज पॉजिटिव होगा, या हीलियम के नाभिक की तरह व्यवहार करेगा, या सबसे भारी होगा, और भारी होगा तो इसकी चाल भी सबसे कम होगी। दूसरा पॉइंट याद रखना है, इसकी जो गति होगी, इसकी मतलब गति कितनी होती है? तो प्रकाश की चाल की, प्रकाश की चाल की 1/10वां भाग होता है। और प्रकाश की चाल मुझे बताओ कितना होगा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगा। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगा। और इसका 1/10वां भाग इसकी चाल होती है। तो बताओ गामा किरण की चाल समझ में आई? गामा किरण की चाल कितनी होगी भैया? तो गामा किरण की चाल प्रकाश की चाल के 1/10वां भाग होगा, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड का 1/10 भाग होगा। गामा किरण पे कोई दिक्कत नहीं है ना? खोज हेनरी बेकलर, फिर से मेरे साथ बोलो बोलो बोलो, तभी याद होगा। गामा किरण की खोज हेनरी बेकलर ने, गामा किरण की खोज हेनरी बेकलर ने। चार्ज पॉजिटिव, किसकी तरह व्यवहार करेगा? हीलियम के नाभिक की तरह। ये भारी होगा सबसे, इसलिए इसकी चाल भी सबसे भारी। आपका अल्फा किरण, सबसे भारी अल्फा किरण, यह भारी होगा तो इसकी चाल कैसी होगी? सबसे कम होगी। चाल कितनी होगी? प्रकाश की चाल के 1/10। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अब बात करते हैं हम लोग बीटा किरण की। चलिए बीटा किरण की बात करते हैं। तो बीटा किरण की खोज किसने की? सबसे पहले खोज की बात करते हैं, रदरफोर्ड ने की। बीटा किरण की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की। दूसरा, यह ऋणावेशित होगा। इस पे चार्ज कैसा होगा? इस पे चार्ज होगा माइनस चार्ज होगा। देख रहे हो ना, बीटा किरण पे खोज चार्ज कैसा है? माइनस है। खोज रदरफोर्ड, चार्ज माइनस होगा। अब दूसरा बात करते हैं, यह इलेक्ट्रॉन की तरह व्यवहार करेगा। इलेक्ट्रॉन के समान है, 0e माइनस। यह इलेक्ट्रॉन के समान है, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन के समान है। इसे कैथोड किरण कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कैथोड किरण। क्या कहा जाता है? इसे कैथोड किरण कहा जाता है। इसकी चाल वैसे पूछा नहीं जाता है, आप लिखना चाहो तो लिख लो। इसकी चाल होता है, प्रकाश की चाल का 9/10 भाग होता है। और प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और इसका 9/10वां भाग होता है, लेकिन पूछा नहीं जाता है, ठीक है ना? ये पूछा नहीं जाता, या तो सबसे कम वाला पूछा जाता है या तो सबसे भारी वाला। अब कभी ये पूछा जाता है प्रोटॉन की चाल कितनी होती है? नहीं। सबसे, जैसे प्रोटॉन कैसा होता है? प्रोटॉन जैसे आपका परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाया जाएगा, या तो पूछा जाएगा सबसे तेज गति कौन करेगा, सबसे हल्का कौन होगा, या सबसे भारी कौन होगा। तो सबसे भारी न्यूट्रॉन होता है, सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन होता है। बाकी प्रोटॉन का कोई नाम ही निशान नहीं आता। तो इसमें भी सबसे पूछा जाएगा सबसे चाल ज़्यादा किसकी होगी? तो आप कहोगे सबसे ज़्यादा चाल आपकी होगी आपका गामा किरण की। और सबसे कम किसकी होगी? तो आप कहोगे अल्फा किरण, क्योंकि भारी होता है। बीच में बीटा बेचारा, इसका कोई काम ही नहीं होता। बस इसमें इतनी बात पूछी जाएगी, बीटा किरण की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। इस पे चार्ज कैसा होता है? माइनस से। किसके समान व्यवहार करेगा? इलेक्ट्रॉन के समान करेगा। बीटा किरण को कौन सी किरण के नाम से जानते हैं? कैथोड किरण के नाम से जानते हैं। इस पे प्रकाश वगैरह पे पूछा नहीं जाएगा चाल कितनी होती है, लेकिन याद रख लो कि प्रकाश की चाल का 9/10वां भाग होता है। और प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। बताओ बीटा पे याद हुआ? एक बार मेरे साथ फिर से बोलो, फिर हम लोग गामा किरण पे आते हैं। बताओ बीटा किरण की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। चार्ज कैसा? माइनस। किसके समान व्यवहार करेगा? इलेक्ट्रॉन के समान व्यवहार करेगा। किसके समान? इलेक्ट्रॉन के समान व्यवहार करेगा। जो आपका बीटा किरण होगा, इन किरण को, बीटा किरण को और किस किरण के नाम से जानते हैं? कैथोड किरण के नाम से जानते हैं। इसकी चाल कितनी होगी? प्रकाश की चाल के 9/10वां भाग होगा। और प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगी। अब हम लोग बात करते हैं गामा किरण, सबसे खतरनाक किरण है, इस पे चर्चा करते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग गामा किरण की। दिख रहा है ना, गामा किरण की बात करते हैं। तो गामा किरण की सबसे पहले बात करते हैं खोज किसने किया। तो गामा किरण की खोज
पॉल बिल्लार्ड ने किया। कौन भैया? पॉल बिल्लार्ड। पॉल बिल्लार्ड ने किया। गामा किरण की खोज पॉल बिल्लार्ड ने किया। अब बताओ इस पे चार्ज कैसा होगा? तो यह उदासीन होगा, ना पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज। गामा पे कैसा चार्ज? उदासीन होगा, उदासीन, कोई चार्ज नहीं है, उदासीन। अब बताओ न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है जी? न्यूट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव। न्यूट्रॉन चार्ज ही नहीं रहता बेचारे के पास, तभी तो नाभिक में बैठा रहता, मोटा हो जाता है ना। यहाँ पे देखो, अब उदासीन जो आपका गामा किरण है उदासीन है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। अब आगे देखो, यहां पे पूछा जाएगा उदासीन होगा, इस पे चार्ज, खोज किसने की? पॉल बिल्लार्ड ने की। इन किरण को किस नाम से जानते हैं? और एक विद्युत चुंबकीय तरंगे। कौन सी तरंगे हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं या किरण है, विद्युत चुंबकीय किरण है। दिख तो रहा है ना, किरण या तरंग, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग मान लो भैया, कहां से तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है ना। यह कौन सी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। इतनी बातें आई समझ में। इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज पॉल बिल्लार्ड ने की। यह उदासीन होगा, यह क्या होगा भैया? उदासीन होगा। यह विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। विद्युत, याद है विद्युत चुंबकीय तरंगे कितनी होती हैं? 7 होती हैं। कौन कौन सी? मैंने बताया भी था, एक बार फिर से देख लो। इस पे विद्युत चुंबकीय तरंगे गामा किरण होगी, एक्स किरण होगी, गामा किरण होगी, एक्स किरण होगी, पराबैंगनी होगी, औरक किरणें होगी, उसके बाद आपका होगा दृश्य प्रकाश होगा, रेडियो तरंगे होंगी, सूक्ष्म तरंगे 7 होती हैं। अब मैंने यहां पे बताया आपको कि इन जो आपका गामा किरण है इसको विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। आगे आपको यहां पे याद रखना है भैया, इनकी चाल कितनी होती? इनकी चाल प्रकाश की चाल के प्रकाश की चाल के बराबर होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कितना होता है? इनकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होगी। और इनकी जब चाल प्रकाश की चाल की बराबर होगी, इसका मतलब इनकी चाल क्या होगी? चाल सबसे अधिक होगी। इनकी चाल सबसे अधिक होगी, चाल अधिक होगी। आप इसका मतलब आवृत्ति भी सबसे अधिक, आवृत्ति भी अधिक होगी। और साथ ही साथ क्या होगी? आपकी आवृत्ति अधिक होगी तो भेदन क्षमता भी अधिक होगी। इनकी आवृत्ति भी क्या होगी? आवृत्ति अधिक होगी। और इनकी भेदन क्षमता भी क्या होगी? भेदन क्षमता, इनकी भेदन क्षमता भी अधिक होगी। इतनी बातें आई समझ में। भाई चाल ज़्यादा है तो भेदने की क्षमता भी ज़्यादा होगी, आवृत्ति भी ज़्यादा होगी, इसका मतलब इसके पास ऊर्जा भी ज़्यादा होगी। समझ रहे हो ना? ऊर्जा भी इसके पास क्या होगी? ज़्यादा होगी। फिर से देखो, जो आपकी किरण है गामा किरण की खोज किसने की? तो पॉल बिल्लार्ड ने की। इस पे चार्ज कैसा? यह उदासीन होगा। इन किरण को विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। इनकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होगा, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगा। अब इनकी चाल अधिक होगी, सबसे अधिक होगी इनकी चाल, तो इनकी चाल अधिक होगी तो आवृत्ति भी अधिक होगी, आवृत्ति अधिक होगी भेदन क्षमता अधिक होगी, भेदन क्षमता अधिक होगी तो इनके पास ऊर्जा भी ज़्यादा होगी। बहुत खतरनाक होती हैं। अब मैं इस पर थोड़ा सा आपको जानकारी देता हूँ, शायद आप लोग को पता भी होगा। इतनी भेदन क्षमता होती है कि लेजर लाइट की तरह इसको बना के किसी के ऊपर मार दो तो वहाँ से आर पार हो जाएगा, होल हो जाएगा। बहुत खतरनाक होती है। और अंदर चला गया ना भैया तो हमारे डीएनए को ख़त्म कर देता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा जगह है, बता दूँ, यहीं पे देख लो। अब यहाँ पे क्या होगा? हमारे अंदर डीएनए पाया जाएगा। और डीएनए में हमारे आने वाली जो पीढ़ी होगी उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ होती है? डीएनए में होती है। अब ये पूरा क्या होगा? जब हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो डीएनए को ही मिटा देगा। डीएनए कुछ इन्फॉर्मेशन को गायब कर देगा, ऐसे गायब कर देगा, है ना। अब गायब कर देगा जो आने वाली संतान, मान लो किसी के इन्फॉर्मेशन में डीएनए से पैर ही गायब कर दिया, पैर वाली जो इन्फॉर्मेशन पैर बनाने के लिए काम आएगा वो गायब कर दिया, किसी का आँख का इन्फॉर्मेशन गायब कर दिया, किसी का कान का ही इन्फॉर्मेशन गायब कर दिया, तो आने वाली जो संतान होगी, आपकी पीढ़ी होगी, जैसे हाथ का इन्फॉर्मेशन गायब किया, हाथ अगले वाले संतान को नहीं होगा, पैर का गायब किया, पैर ही नहीं रहेगा, किसी के पास आँख ही नहीं रहेगा। बहुत खतरनाक है। अब क्या होगा जब ये डीएनए से इन्फॉर्मेशन मिटाएगी? जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाऊं, फोटोकॉपी देखे हो ना, पे एक पेपर है, उस पर लिखा है, और क्या करो कि थोड़े से भाग पे वाइटनर लगा दो, अब उसको फोटोकॉपी कराओ। कितनी बार फोटोकॉपी कराओगे? वो वाइट अगर हो गया तो दोबारा उस पर लिखा थोड़ी ना जाएगा, समझ रहे हो ना, वाइट ही आएगा। अब दूसरी फोटोकॉपी कराओ, फिर वाइट आएगा, फिर वाइट आएगा।
अब एक बार अगर आपके डीएनए से इंफॉर्मेशन गायब हो गई तो कितनी बार उसको, मतलब जितनी भी पीढ़ी आएगी सब पे वही इंफॉर्मेशन गायब रहेगी, वो दोबारा सही नहीं होगी। याद होगा आपको, जापान में एक गिराया गया था 5 अगस्त 1945 को पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा पर गिराया गया था। 5 अगस्त 1947 को हिरोशिमा पे पहला परमाणु बम गिराया गया था। 1945 यहाँ दिख नहीं रहा है, यहाँ लिख दे रहे हैं। 5 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे पहला परमाणु बम गिराया गया था। दूसरा 9 अगस्त को 6 अगस्त को गिराया गया था ना, क्लियर नहीं हो रहा, 5-6 शायद याद रख लेना, देख लेना, 6 अगस्त को शायद था। दूसरा क्या था? 9 अगस्त को गिराया गया था। 9 अगस्त को हिरोशिमा पे नागासाकी पे गिराया गया था। और वहां पे जब गिराया गया था ना, तो जो आपका कौन सी किरणें निकली थी? गामा किरणें। और गामा किरणें आरएनए, जो हमारे डीएनए है, डीएनए से इंफॉर्मेशन ही गायब कर दी। तो वहाँ अभी भी जो लोग हैं, किसी के पास हाथ नहीं है, किसी के पास पैर नहीं है, किसी के पास, किसी का मुंह टेढ़ा है, किसी के पास आंख नहीं, किसी के पास कान नहीं, मतलब अभी तक देखो 1945 में गिराया गया था, अभी तक ऐसे है, किसी के पास हाथ ही नहीं है। मतलब जितनी भी जनरेशन होगी वैसे होगी। उनको मतलब सही करने गए कि उन लोगों को या तो समाप्त कर दो, लेकिन ऐसा करना ठीक थोड़ी ना है। अब किसी के पास मान लो कोई विकलांग है तो उसको समाप्त करना ठीक थोड़ी ना है। ठीक है, चल रहा है, सब चलता रहता है। अब देखो, इतनी खतरनाक है, लेकिन बहुत खतरनाक है। अब इतनी खतरनाक है कि एक बार डीएनए से इंफॉर्मेशन गायब तो फिर वो सही होने वाला नहीं है। तो जो सब कहते हैं परमाणु बम, हाइड्रोजन बम गिरा दो तो बहुत अच्छा है, तो भैया उससे आने वाली बहुत खतरनाक है, आने वाली पीढ़ी बहुत मतलब भयंकर मतलब होगी, समझ रहे हो। अभी इसके आगे हम लोग रेडियो एक्टिव पढ़ लिए। अब हम लोग समूह विस्थापन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? समूह विस्थापन। 2 वैज्ञानिक आए, एक तो आपका सोडी फैजान है, दूसरा रसेल नामक वैज्ञानिक है। दोनों लोग ने मिलकर इस पे वर्ग विस्थापन, इसी को समूह विस्थापन के नाम से जानते हैं, इस पे कुछ जानकारी दी, 4 बातें बताई, उन सभी पे हम लोग कल चर्चा करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद फिर हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। आपका हाइड्रोजन बम कैसे बनता है, परमाणु बम कैसे बनता है और कैसे काम करता है, न्यूट्रॉन बम कैसे काम करेगा, इन सभी पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास बस यहीं तक।